गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीए इंटर लॉ एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी के लिए प्रिलिमिनरी चैप्टर का लास्ट क्लास है, जिसमें आपने बातें की बेटा। कल आपने टाइप्स ऑफ कंपनीज में बातें की कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी चार्टर्ड हो सकती है, स्टैट्यूटरी हो सकती है, रजिस्टर्ड हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनियां हो सकती हैं। और मेंबरशिप के आधार पे कंपनी प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, ओपीसी हो सकती है और स्मॉल हो सकती है। उन पे बेस्ड दो क्वेश्चन है आपके आईसीआई में। पहला क्वेश्चन है कि एक कंपनी है बेटा, एक कंपनी है, वो है एमएनटी प्राइवेट लिमिटेड। दो सिचुएशन दिया हुआ है। इस कंपनी का पेडअप शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है कि 2 करोड़ का पेडअप शेयर कैपिटल है। टर्नओवर दिया हुआ है इसका 60 करोड़। पहले केस में पेडअप शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2 करोड़ और टर्नओवर दिया हुआ है 7 करोड़ का। एक कंपनी है, जिस प्राइवेट कंपनी है एमएनटी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पेडअप शेयर कैपिटल 2 करोड़ दिया हुआ है, टर्नओवर 60 करोड़ दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये कंपनी स्मॉल है कि नहीं। फिर इन्होंने सिचुएशन चेंज किया। दूसरा सिचुएशन ये है कि पेडअप शेयर कैपिटल कंपनी का 2 करोड़ है और टर्नओवर जो है वो 30 करोड़ है। तो बताना है कि कंपनी स्मॉल है कि नहीं है। ये है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है स्मॉल कंपनी का, उन्होंने आपको पेडअप शेयर कैपिटल दिया है 2 करोड़ का, टर्नओवर दिया है आपको 60 करोड़ का। पेडअप शेयर कैपिटल है 2 करोड़ का, टर्नओवर है 60 करोड़ का, और ये बोल रहे हैं कि ये बताओ कि ये जो कंपनी है वो स्मॉल है कि नहीं। और दूसरा सिचुएशन उन्होंने कहा कि पेडअप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, टर्नओवर इस बार 30 करोड़ कर दिया। तो बताना है कि कंपनी स्मॉल है कि नहीं है। ये है क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो प्राइवेट कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर पे है कि इस कंपनी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अब दिए हुए हैं कि डायरेक्टर्स इतने, रिलेटिव इतने, प्रेजेंट एम्प्लॉय, पास्ट एम्प्लॉय, ज्वाइंट शेयर होल्डिंग दिया हुआ है। और आपको बताने हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे हैं कि हमें नंबर रिड्यूस किए बिना इस कंपनी को हम प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके के दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। उनके आंसर्स कैसे लिखेंगे थोड़ा एक बार आप देख लीजिए, ऑडिट कर लीजिए। बाकी आपको राइटिंग प्रैक्टिस के लिए तो इसको लिख के देखना होगा कि आप ऐसा लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो आप बहुत सारे मतलब 80% चीज को ऑडिट कीजिए। ऑडिट मतलब उसको ऐसे पढ़ लीजिए, अच्छा ये होता ये होता। 20% राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। ये तो हर बच्चे की स्किल पे डिपेंड करेगा कि वो उसका क्या कैलिबर है। लेकिन जो रैंक होल्डर बच्चे हैं हमारे, कल भी आपने देखा होगा अगर टॉपर्स के यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने, जो बच्चे हमारे अभी पास आउट हुए हैं उनके साथ जूम मीटिंग रखी थी। उसमें वंश जिसको AIR 30 है, उसने कहा कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। शायद आपको ये मदद करे ये कुछ जानकारी कि मैं सुबह 6:30 बजे तक उठता था और 7 बजे तक फ्रेश होके और मैं अपना फेवरेट पेपर से शुरू करता था पढ़ना। फेवरेट पेपर लॉ से मैं शुरू करता था पढ़ाई करना। जब शुरुआत सुबह सुबह शुरुआत के 1-1.5 घंटे में मैं पढ़ लेता था तो एक तो मुझे अपने एक, चूंकि मेरा फेवरेट है इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस आया, और दूसरा चलो एक सब्जेक्ट सुबह सुबह मैंने निपटा लिया। उसके बाद मैं ऑडिट पढ़ता था क्योंकि थ्योरी पेपर में हमेशा सोचता था कि सुबह में फ्रेश माइंड से ज्यादा लर्निंग हो सकती है, तो लॉ और ऑडिट को सुबह सुबह निपटा लो। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल पेपर लेके बैठता था एडवांस अकाउंट्स, और 2 घंटे में उसकी डेली प्रैक्टिस करता था। ये करने के बाद सुबह में जब 4-5 घंटे में निकाल लेता था और 3 सब्जेक्ट सुबह के 4 से 5 घंटे के अंदर मैं 3 सब्जेक्ट निपटा लेता था डेली, अकाउंट्स और ऑडिट और लॉ। उसके बाद लंच करता था और लंच के बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया और उसके बाद मैं डीटी पढ़ता था। वो उस पेपर को मैंने हमेशा 3 घंटे का टाइम दिया क्योंकि थोड़ा लेंदी पेपर है, आपको भी पता है
कि डीटी केवल अकेला नहीं है, डीटी प्लस आईडीटी है, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, सिलेबस बहुत लेंदी हो जाता है और नंबर ऑफ प्रोविजंस गिन के हैं। तो मैं 3 घंटे 2 बजे से लेके 5 बजे तक एग्जामिनेशन के टाइम में डीटी प्रैक्टिस करता था। अब 4 सब्जेक्ट हो गए और मेरे पास अभी दिन में अभी 4-5 घंटे बचे हुए हैं, 2 ही सब्जेक्ट है। उसके बाद मैं कॉस्टिंग पढ़ता था और लास्ट में एफएमएसएम पढ़ता था, मतलब डेली में 6 सब्जेक्ट को टच करता था। तो जब हम ये बात मैंने आपको क्लास में बोली होगी बेटा कि इस तरीके का रूटीन बनाइए, बच्चे ने फॉलो किया कि भाई सुबह थ्योरी पेपर निपटा लो, दोपहर में प्रैक्टिकल पढ़ो, फिर अपना प्रैक्टिकल पढ़ लो और सबसे लास्ट में एसएम जो है पढ़ते हुए और विराम कीजिए, आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। तो बच्चे जब उस चीज को फॉलो करते हैं, जो टीचर्स उनको बोलते हैं कि भैया इस तरीके से आपकी रूटीन होनी चाहिए, तो देखो रिजल्ट सामने होता है फ्रूटफुल। जो भी बच्चे बोथ ग्रुप पास हुए हैं उन सब ने ड्यूरिंग स्टडीज, पढ़ाई के दौरान घर में जाके हमेशा रिवीजन किया और पढ़ते समय ही रिवीजन कर लेते हो और उसके बाद 3 मंथ्स आप बैठते हो सेल्फ स्टडी के लिए, तो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, होगा ही होगा। मल्टीपल रिवीजन होंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस इस तरीके का होगा कि कोई एग्जामिनेशन सिकनेस नहीं, एग्जाम के टाइम बीमारी नहीं, ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो इस तरीके से बहुत आराम से संभालें, बस दिमाग में यही रखें कि डेली सारे सब्जेक्ट टच करें, पढ़ें, जिससे कि हम अनड्यू प्रेशर में ना आ पाए, अननेसेसरी प्रेशर में ना आ पाए। तो चलिए देखा जाए, क्वेश्चन था एमएनटी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, टर्नओवर 60 करोड़ है, ये पहला सिनेरियो है। दूसरे सिनेरियो में पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ ही है, लेकिन इस बार टर्नओवर 60 करोड़ से घट के 30 करोड़ हो चुका है। आपको स्टेटस बताना है कि क्या ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है क्या। तो आंसर में आइए, आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले मार्जिन खींचते हैं। लेफ्ट में मार्जिन खींचा होता है, राइट में आप मार्जिन खींचते हैं। लेफ्ट में मार्जिन खींचा होता है, आईसीआई जो आपको कॉपी देता है उसमें लेफ्ट में मार्जिन खींचा होता है, राइट में आप मार्जिन खींच लेते हैं। 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम राइट कॉर्नर यू हैव टू ड्रॉ अ मार्जिन। ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले लिखते हैं बेटा प्रोविजंस। प्रोविजन को अंडरलाइन करते हैं, बड़ा ब्रैकेट ओपन करते हैं और सेक्शन का नंबर और एक्ट का नाम लिखते हैं। लिख लिया, सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ दी कंपनीज एक्ट 2013। आपने सेक्शन का नंबर और एक्ट का नाम लिख लिया। अब लिखना शुरू कीजिए प्रोविजन। पहला, as per this section a small company means a company other than a public company. A small company means a company other than a public company whose paid up share capital does not exceed 4 crore or such higher sum as may be prescribed but shall not exceed 10 crore. पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या और सच हायर सम एज बी प्रिस्क्राइब, लेकिन हायर सम भी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। एंड टर्नओवर ऑफ immediately preceding financial year does not exceed 40 करोड़ और हायर अमाउंट as may be prescribed but cannot exceed 100 करोड़। आपने बता दिया कि पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या हायर सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, लेकिन हायर सम भी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड टर्नओवर जो है डज नॉट एक्सीड 40 करोड़, 440 और सच हायर सम एज मे बी प्रिस्क्राइब, लेकिन हायर सम भी 100 करोड़ से ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं होना चाहिए। बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। उसके बाद आपने कहा प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी नॉट, और प्रोवाइडेड ये कंपनी जिसका आप टर्नओवर देख रहे हैं पेड अप शेयर कैपिटल, वो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 8 नहीं होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। मतलब प्राइवेट कंपनी में आप ये जो कंडीशंस देख रहे हो, कंडीशंस तभी देखना जब
वो कंपनी पब्लिक ना हो, होल्डिंग सब्सिडरी ना हो, सेक्शन 8 ना हो और स्टैट्यूटरी ना हो। तो आप देखिए कंडीशन। गिवन केस क्या है? गिवन केस है कि एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड इज द रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 13, पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ और टर्नओवर 60 करोड़ दिया हुआ है। तो आप आंसर बता रहे हैं एनालिसिस में आपने कहा नो, एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट avail the status of a small company because it only satisfy one condition। एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना बेटा कि पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका 2 करोड़ है। पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 4 करोड़, बट डज नॉट सेटिस्फाई, क्या नहीं सेटिस्फाई करता है? दूसरा कंडीशन जो था कि टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं पाएगा। तो एमएनपी कैन नॉट एवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल। मतलब पहले आप प्रोविजन बताते हैं कि भाई ये प्रोविजन है क्या, स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85 में है क्या, उसके बाद क्या दिया है गिवन केस, और फिर आप बताते हैं अपना कंक्लूजन कि भैया ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर ये होगा। दूसरे पार्ट में कहा कि अगर टर्नओवर 30 करोड़ हो जाए तो, दूसरे पार्ट में इसने कहा कि इफ द टर्नओवर इज 30 करोड़, अगर टर्नओवर 30 करोड़ हो जाए तो आपको बोलना है कि देन एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड वुड बी एबल to avail the status of a small company as it will fulfill all the requirement necessary to be a small company as mentioned in section 2 clause 85 of the Companies Act। अगर पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ ही, अगर टर्नओवर 60 करोड़ से घट के 30 करोड़ हो जाए तो कंपनी स्मॉल हो जाएगी, क्योंकि ये तो क्राइटेरिया में आ जाएगी ना बेटा, लिमिट में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना था। एक बार देख लिए क्या लिखना था, उस बार एक बार हाथ से रिटन प्रैक्टिस कर दीजिए। दो का हर चैप्टर का 2 3 4 5 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं, सारे क्वेश्चन मत बनाइए, अगर आपका पहला बनाया हुआ है तो एक बार देख लीजिए क्या आंसर था, लेकिन कम से कम 2-3 क्वेश्चन को रिटन प्रैक्टिस कीजिए हाथ से लिख के, तो आप ही का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप एग्जाम ओरिएंटेड बैच है तो जाहिर सी बात है कि या तो आपने सितंबर में पेपर दिया होगा, और अगर नहीं दिया होगा तो आपको क्लास में टीचर ने जो है ये बोला होगा कि लिख के लाना, देखा होगा, तो आपने एक बार जरूर राइटिंग प्रैक्टिस करी होगी। एक बार और उसका ऑडिट करते हुए और थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस कर लें तो आपका हो जाएगा। वैसे आपको पता है कि आपका टारगेटेड पेपर क्या है जनवरी में? ऑडिट इज द टारगेटेड पेपर। जिस पेपर के बीच में एग्जामिनेशन में गैप होता है वही टारगेटेड पेपर होता है ईसीआई का। तो जनवरी के लिए ऑडिट को बहुत संभालिएगा, उसी पे रिजल्ट दी। जैसे इस बार लॉ वाज द टारगेटेड पेपर, लॉ पे ही डिपेंड था रिजल्ट, तो उसी तरीके से जनवरी में ऑडिट पे डिपेंड होने जा रहा है और फाउंडेशन पे लॉ पे डिपेंड होने जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है प्राइवेट कंपनी का। प्राइवेट कंपनी को आपने कहा था प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हिच बाय इट्स आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। लिमिट किया था आपने नंबर ऑफ मेंबर टू 200 और ज्वाइंट होल्डिंग को आपने सिंगल काउंट किया था। और अगर कोई इम्प्लॉई है, अब वो अभी प्रेजेंट में इम्प्लॉई है या फॉरवर्ड इम्प्लॉई है जो उसके साथ साथ शेयर होल्डर भी है, उसको आप मेंबर की संख्या में काउंट ही नहीं कर रहे थे। प्रोहिबिट कर रहे थे इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था कि डायरेक्टर और रिलेटिव है 50, एम्प्लॉय को तो आप शामिल ही नहीं करेंगे, फॉर्मर एम्प्लॉय को भी शामिल नहीं करेंगे। 5 कपल्स हैं जो मिल के शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो 5 कपल मिल के शेयर होल्ड कर रहे हैं तो ज्वाइंट होल्डिंग बोलेंगे। कपल है मतलब 5 कपल मतलब 10 लोग हैं तो 5 ही काउंट करेंगे, और अदर्स हैं 145, तो टोटल अभी मेंबर कितने हैं 200। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहे हैं फ्लोरा फौना के कि कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट रिड्यूसिंग
द नंबर ऑफ मेंबर, तो ठीक ही तो बोल रहे हैं, 200 मेंबर हैं और रिड्यूस होके भी कितने, रिड्यूस होके भी एक पब्लिक कंपनी है जिसमें इतने इतने थे, उसको आप प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो अगर प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो प्राइवेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 200। तो 200 में किसको लें किसको ना लें, हमने ले लिया। आपको पता है फॉर्मर एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय होते नहीं है। आपको पता है कि ज्वाइंट होल्डिंग को सिंगल काउंट करते हैं, तो 5 कपल्स मिलकर शेयर होल्ड कर रहे थे तो उनको 5 ही होल्ड लिया। तो टोटल 200 मेंबर हैं और प्राइवेट कंपनी में भी मैक्सिमम कितने मेंबर चाहिए, 200। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठीक तो बोल रहे हैं कि नंबर रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है और आप ऐसे ही इस कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करा सकते हैं। गुड मॉर्निंग कपिल। अच्छा, कंट्रोल के आधार पे कंपनी हो सकती है होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। होल्डिंग के आधार पे, कंट्रोल के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल के आधार पे कंपनी हो सकती है होल्डिंग, सब्सिडरी एंड एसोसिएट। होल्डिंग कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 46 बोलता है बेटा, होल्डिंग और सब्सिडरी रिलेटिव टर्म्स हैं। जब आप बोलते हैं होल्डिंग, इसका मतलब ही है कि इसकी सब्सिडियरी कंपनियां भी हैं। और आप जैसे ही बोलते हैं सब्सिडियरी, इसका मतलब ही है कि इसको कोई, क्योंकि रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है, एक का एग्जिस्टेंस दूसरे के बिना है ही नहीं, तो रिलेटिव टर्म्स है। कंपनी को होल्डिंग कंपनी बोले, आप कंपनी इज द होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू one or more other company, means a company which means a company in which such companies are subsidiary। एक कंपनी को होल्डिंग बोलेंगे जब उसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनियां हैं। आप बोल सकते हैं कि इट मीन्स अ कंपनी, होल्डिंग कंपनी मीन्स, इट मीन्स अ कंपनी, इट मीन्स अ कंपनी having one or more सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी मतलब जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनियां होंगी। होल्डिंग कंपनी में जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनियां होंगी। तो इस डेफिनेशन में दम नहीं था, मेन डेफिनेशन यहां है। सेक्शन 2 क्लॉज 87, सब्सिडियरी कंपनी, subsidiary company in relation to any other company means the company in which holding company either, सब्सिडियरी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें होल्डिंग कंपनी आइदर ये करती है या ये करती है। क्या करती है भैया, आइदर। आइदर, आइदर का मतलब किसी एक कंडीशन के सेटिस्फाई होने से भी हो जाएगा। आइदर कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करती है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करती है। मतलब अगर एक कंपनी में टोटल 10 डायरेक्टर हैं तो होल्डिंग कंपनी कंट्रोल मतलब 50% से ज्यादा 6 डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होल्डिंग कंपनी बिना किसी से पूछे अपनी मर्जी से कर सकती है और डायरेक्टर रख सकती है, निकाल सकती है। तो इसको बोलेंगे कि कंट्रोल है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड पे। तो आइदर कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर इस कंपनी में सब्सिडियरी कंपनी में टोटल 10 डायरेक्टर है तो 6 डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होल्डिंग कंपनी अपने मर्जी से करती होगी, अपनी मर्जी से करती होगी। 6 डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट मतलब 6 डायरेक्टर को रिमूव करना, हटाना, अपॉइंट करना, ये सब होल्डिंग कंपनी के हाथ में है। तो यानी उसका कंट्रोल है, कंट्रोल है ओवर द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर either its own or together with one or more of its subsidiary company।
मोर देन 1/2, मोर देन 1/2 मतलब ग्रेटर देन 50%, मोर देन 1/2 ग्रेटर देन 50%। 50% में तो कंट्रोल नहीं होगा, गेट ग्रेटर देन 50% बोल रहा है, 50% से ज्यादा, 51 नहीं बोल रहा है, 50% से ज्यादा। मतलब अगर किसी कंपनी का 50.5% हो, 50.3% हो तो भी हो जाएगा बेटा। एक बार फिर से पढ़िए, एक बार ये डेफिनेशन को ध्यान से केवल पढ़िए मत, समझिए। either control composition of board of director or exercise or control more than 1/2 of total voting power, either own or together with one or more of its subsidiary. याद हो गया बेटा? तो चलिए, होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन में तो कुछ था ही नहीं। होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब हुआ है ऐसी कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरी है। होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी। यानी होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन तो धनिया मिर्ची वाला था। मेन डेफिनेशन मींस सब्जी तो सब्सिडियरी है। सब्सिडियरी कंपनी मींस अ कंपनी in which holding company either control the composition of board of director or exercise or control more than 1/2 of total voting power। आप टोटल वोटिंग पावर अकेले होल्ड करें या अपनी सब्सिडियरी के साथ मिलके होल्ड करें। It means a company in which holding company either control the composition of board or exercises more than 50% of total voting power, provided that they don't have more than 2 layers of subsidiary। वर्टिकल में बोल रहा है, वर्टिकल में 2 से ज्यादा लेयर नहीं होना चाहिए, एक लेयर एक और लेयर, वर्टिकल में 2 लेयर, हॉरिजॉन्टल में एक से जितना लेयर रखना है रख।
एक कंपनी है सल्लू लिमिटेड, इनकी दो सब्सिडियरी कंपनी है, एस लिमिटेड एंड दीपिका लिमिटेड। एस लिमिटेड में टोटल डायरेक्टर है 10, ये डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट सल्लू लिमिटेड करते हैं। तो हो गया सल्लू इज द होल्डिंग एंड एस इज द सब्सिडियरी। ठीक है। दूसरा था दीपिका लिमिटेड, उसमें भी टोटल 1 लाख शेयर्स थे, 1 लाख टोटल शेयर्स थे, 50,000 एक शेयर, 50,000 एक शेयर सल्लू के पास था, तो हो गया ना मोर देन 50%। दूसरा है बेटा ऑन दी बेसिस ऑफ कंट्रोल, तो कंट्रोल के आधार पे एक तो हो गया होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी, दूसरी होती है बेटा एसोसिएट कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 6 बोलता है कि इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स द कंपनी in which that other company has a significant influence, that other company has a significant influence, significant influence। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? एट लीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, एट लीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर मतलब कम से कम 20, तो 20 या उससे ज्यादा टोटल वोटिंग पावर अगर किसी दूसरे कंपनी के पास है, किसी कंपनी का, तो जिसमें है वो एसोसिएट है। लेकिन 50% या उससे कम, क्योंकि 50% से ज्यादा में तो सब्सिडरी रिलेशन शुरू हो जाएगा ना बेटा। बट which is not a subsidiary and include a joint venture, at least 20% of total voting power, at least 20% of total voting power। किसको एसोसिएट बोला? जिसमें, मतलब बी लिमिटेड में, बी लिमिटेड में ए लिमिटेड 25% टोटल वोटिंग पावर का होल्ड करती है, तो बी लिमिटेड इज द एसोसिएट कंपनी, बी लिमिटेड इज द एसोसिएट कंपनी। जिसमें कोई दूसरी कंपनी कम से कम सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, मोर देन 20% नहीं बेटा, 20% और मोर देन 20% नहीं, 20% और मोर, एटलीस्ट मतलब 20% पे भी हो जाएगा बेटा। हाँ, at least 20% of total voting power, at least 20% of total voting power, कम से कम 20%, तो कम से कम 20 मतलब 20 या उससे ज्यादा में तो होगा ही। तो जिसमें किसी दूसरी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जिसमें है वो एसोसिएट हो रही है, तो एसोसिएट कौन हो गई? बी लिमिटेड। क्या एवरी सब्सिडरी इज एन एसोसिएट? क्या हर सब्सिडियरी एसोसिएट है? नहीं, क्योंकि एसोसिएट तो 50 से कम में ही है और सब्सिडरी तो उतना है। ऑन दी बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कंपनी हो सकती है गवर्नमेंट कंपनी, कौन मालिक है? सेक्शन 2 क्लॉज 45। गवर्नमेंट कंपनी का को समझिए, गवर्नमेंट कंपनी मतलब मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, मिनिमम। ध्यान से, होल्डिंग के लिए मोर देन 50 बोल रहा था, यहाँ 51 बोल रहा है बेटा। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से बोर्ड पे जो डेफिनेशन लिखा है उसको एक बार देखिए तो आप क्या लिखा है। सारे बच्चे एक बार गवर्नमेंट कंपनी, मिनिमम 51%, 51 रुपए का सगुन, ठीक बोला बच्चा।
बहुत बार आप एग्जाम में छोटे छोटे मिस्टेक करते हैं और आईसीआई एग्जामिनेशन में एक एक नंबर कटना भी कितना मुश्किल हो जाता है। अगर आप फाउंडेशन रूट से आए हैं तो समझते हैं मेरी इस बात को। CGSG, CGMSG and subsidiary of government company is also deemed to be a government company. Subsidiary of government company is also a government company. %51 और मोर देन 50% में अंतर है कि नहीं बेटा, बताना थोड़ा। मोर देन 50 और 51 दोनों में अंतर है कि दोनों एक ही हैं? लॉ आपका फेवरेट पेपर हो जाए तो मेरा पढ़ाना सार्थक है ना बेटा। मार्क्स आना चाहिए जहां से आए। चलो पढ़ लिया तुमने। हम पढ़ने बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा यहाँ से कुछ निकालेंगे हम एनालिटिकली। अभी आपका ध्यान गया कि नहीं? तो जब बेटा आप बोलते हैं मोर देन 1/2 या 50% और 51 दोनों में अंतर है, मोर देन 50 बोलते हैं तो ग्रेटर देन 50% मतलब 50.123 ये सब भी तो ग्रेटर देन 50 है। लेकिन जब आप 51 बोलते हैं तो कम से कम 51 होना चाहिए। तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब इसने बोला कि भाई ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम 50% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं, या गवर्नमेंट का मतलब सेंटर और एंड एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिला जुला के हो सकते हैं। एंड subsidiary of government company is also deemed to be a government company। और गवर्नमेंट कंपनी के सब्सिडियरी को भी हम गवर्नमेंट मान लेते हैं, डिम्ड। ए लिमिटेड है उसका 58%, एट लिमिटेड का 58% सीजी के पास है गवर्नमेंट कंपनी।
40% सीजी और 30% राजस्थान गवर्नमेंट, दोनों मिला के हो गया 40 प्लस 30 60, हो गया 50%, 51 या 58 है तो हो गया 51। हरियाणा गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट 30-30 हो गया 51 से ज्यादा। सी लिमिटेड में सीजी का 20%, स्टेट गवर्नमेंट का 30%, 50% हुआ नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट होने के लिए 51, एटलीस्ट 51। यहाँ इन्होंने एक बात बोली है बेटा कि अगर गवर्नमेंट कंपनी, इफ द कंपनी इशू डीवीआर शेयर, अगर गवर्नमेंट कंपनी डीवीआर शेयर इशू करती है, डीवीआर का मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू करती है, तो वहां आपको पेड अप शेयर कैपिटल की जगह क्या पढ़ना है? टोटल वोटिंग पावर। पेड अप शेयर कैपिटल की जगह क्या पढ़ना है? टोटल वोटिंग पावर। अगर ऐसी कंपनी क्या इशू करती है? डीवीआर शेयर। डीवीआर शेयर क्या होते हैं? डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर। तो फिर पेड अप शेयर कैपिटल की जगह मिनिमम 51%, पेड अप शेयर कैपिटल जो बोल रहे हैं उसकी जगह बोलना होगा 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अगर ये कंपनी क्या इशू करती है? डीवीआर शेयर, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर, तो फिर वहां पे पेड अप शेयर कैपिटल नहीं बोलना है, मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल नहीं, मिनिमम 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। फॉरेन कंपनी सेक्शन 2 क्लास 42। फॉरेन कंपनी मींस कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। फॉरेन कंपनी मींस कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। जो इनकॉर्पोरेट कहां होगी बेटा? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इनकॉर्पोरेट कहां होगी? आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस कहां होगा? इंडिया में। बिजनेस कैसे करेंगे? फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, या कंडक्ट बिजनेस इन एनी अदर मैनर। रीड विथ सेक्शन 379। सेक्शन 379 के साथ अगर आप पढ़ते हैं रीड विथ सेक्शन 379, तो बोल रहे हैं कि अगर 50% पेड अप शेयर कैपिटल इनका इंडियन इन्वेस्टर के पास है, इंडियन इन्वेस्टर मतलब इंडियन कंपनी, इंडियन सिटीजन या मिला जुला के है। अगर ऐसी फॉरेन कंपनियों का 50% पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन के पास है, इंडियन मतलब इंडियन कंपनी हो सकती है, इंडियन सिटीजन हो सकता है, या मिला जुला के हो सकता है, तो फिर ऐसी कंपनी को हम डिम्ड इंडियन कंपनी मान लेते हैं और उनके ऊपर पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट इस तरीके से लगाते हैं जैसे इफ एज इफ की कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है? इंडिया में। अगर फॉरेन कंपनी का 50% पेड अप शेयर कैपिटल इंडियन के पास, तो कंपनी डिम्ड इंडियन कंपनी हो जाती है और उसके ऊपर कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजन इस तरीके से लगेंगे एज इफ की कंपनी इंडिया में ही रजिस्टर्ड हुई है। दूसरा है बेटा फॉरेन कंपनी, मेजॉरिटी पेड अप कैपिटल जो है फॉरेनर्स के पास है, तो प्योर फॉरेन कंपनी है। सेक्शन 379 टू 393 ये लगाई। ऑब्जेक्ट के आधार पे पर्पस क्यों बना रहे हैं कंपनी, तो कंपनी होगी सेक्शन 8, सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी कैसी कंपनी हो सकती है? ऑब्जेक्ट के आधार पे क्यों बना रहे हैं कंपनी, तो चैरिटेबल पर्पस, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी ऑब्जेक्ट बताइए, पर्पस क्या है सेक्शन 8 कंपनी का? तो भैया पर्पस है कि ऐसी कंपनियां साइंस, कॉमर्स, आर्ट, स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर
रिलीजन, रिसर्च, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, चैरिटी के लिए बनती हैं। आपको फाउंडेशन में मैंने याद किया था कि 10th के बाद हम क्या पढ़ते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो 3 हो सकता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। 2 आर थे, रिलीजन, रिसर्च। 2 एस था, सोशल वेलफेयर, स्पोर्ट्स। 2 ई था, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, और एक था चैरिटी। तो ऐसी कंपनियों का ये ऑब्जेक्ट होगा। ये पता नहीं क्यों हो नहीं रहा है। कोई नहीं, आपके पास हैंड रिटन नोट्स है, तो चलिए हम बोलते हैं, आप देखते चलिए अपना। दूसरा इंटेंशन क्या है भैया, ये अप्लाई करेंगे, अगर कोई इनकम या प्रॉफिट इनको होता है तो फिर से अपने इसी ऑब्जेक्ट के लिए उसको अप्लाई कर देते हैं। प्रोहिबिशन है, ये कभी भी अपने मेंबर्स को डिविडेंड का पेमेंट नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 कंपनी कभी भी अपने मेंबर्स को डिविडेंड का पेमेंट नहीं करती। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कमाना मकसद ही नहीं, हम प्रॉफिट अर्निंग करने आए ही नहीं है। तो जब प्रॉफिट कमाना मकसद है नहीं तो हम अपने मेंबर को प्रॉफिट कहां से बांटेंगे, डिविडेंड कहां से बांटेंगे? तो याद रखिएगा, सेक्शन 8 कंपनी ना तो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, ना अपने मेंबर को डिविडेंड बांट सकती है। इस पे क्या लगाया, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन लगाया है। नाम के अंत में इनका प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड नहीं होता, इनके नाम के अंत में एसोसिएशन, क्लब, चैम्बर, फाउंडेशन, फेडरेशन, फोरम, इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये सब हो सकते हैं। लाइसेंस इनको कौन देता है, लाइसेंस देने का काम है आरओसी, लाइसेंस देता है। और अगर इन्होंने जिस कंडीशन पे, जिस बेसिस पे लाइसेंस लिया है उसका कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो आरडी, रीजनल डायरेक्टर, रिवोक कर सकता है लाइसेंस और कुछ ऑर्डर पास कर सकता है। पहला ऑर्डर है भैया, अपने आप अपना स्टेटस चेंज करो, अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करो। दूसरा, वाइंडिंग अप करो। तीसरा, एमलगेमेशन में चले जाओ। कॉन्ट्रावेंशन करने पे पनिशमेंट है, कंपनी को मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़, ऑफिसर्स को मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 25 लाख, और फ्रॉड पे 447 का केस भी होगा। ये जो फॉर्मेट था ना, इसको थोड़ा हॉरिजेंटल करना था, पता नहीं क्या हो गया है, हो नहीं रहा। आपके पास है, आप उसको कर लीजिए। दूसरा बेसिस है निधि कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी में जो याद रखने वाली बात है वो 2 है। पहला तो ये इनके ऊपर प्रोहिबिशन है, ऐसी कंपनियां ना तो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है ना बांट सकती हैं। और दूसरा कि ये इनको लाइसेंस देता है आरओसी और लाइसेंस वापस लेता है आरडी, रीजनल डायरेक्टर। और जब रीजनल डायरेक्टर लाइसेंस वापस लेता है तो 3 तरीके के ऑर्डर पास कर सकता है। पहला, स्टेटस चेंज करो, अपने आप को प्राइवेट पब्लिक में कन्वर्ट करो। दूसरा, वाइंडिंग अप करो। तीसरा, एमलगेमेट हो जाओ। दूसरी कंपनी ऑब्जेक्ट के आधार पर निधि कंपनी, निधि कंपनी को म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी बोलते हैं। कंपनी फॉर्म्ड विथ द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट कटिंग एंड सेविंग, इनका मेन ऑब्जेक्ट है कॉस्ट कटिंग, सेविंग करते हैं, डिपॉजिट रिसीव करते हैं और मेंबर को देते हैं लोन वगैरह लोअर रेट पे। वर्किंग के आधार पे कंपनी एक्टिव, डोरमेंट, इनएक्टिव या डिफंक्ट हो सकती है। एज पर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, आप एक्टिव इनएक्टिव बोल रहे हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है केवल नाम मात्र के लिए, नाम मात्र के लिए, कोई काम धंधा है नहीं, 2 साल या उससे ज्यादा से, 2 साल या उससे ज्यादा से है नहीं, 5 साल तक, तो कंपनी को इनएक्टिव बोलते हैं। इनएक्टिव कंपनी को डोरमेंसी के लिए अप्लाई करना चाहिए कि भाई हमारे पास अभी कोई काम धंधा नहीं है तो हम अपने आप को डोरमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। डोरमेंट कंपनी इज द स्टेटस ग्रांटेड by ROC to inactive company for 5 years मैक्सिमम, जहां आपको कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, अपना एसेंशियल एक्टिविटी अपने प्रीमाइसेस को रेंट पे लीजिए, आरओसी को फाइलिंग वगैरह कीजिए, R&D एक्टिविटी वगैरह करते रहिए। ये था आपका चैप्टर प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी चैप्टर में आपको इन कंपनियों को एक बार बस पढ़ लेना है और आईसीआई में 2 ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, कर लेना है, प्रिलिमिनरी खत्म, अब दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं है, एक ही बार में
कुछ चैप्टर को एक ही बार देखने की जरूरत है, जैसे प्रिलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल। क्योंकि ये सब कैटेगरी सी के अंतर्गत आते हैं, तो एक बार इनको देख के पढ़ के वाइंड अप कर दीजिए, दोबारा देखने की जरूरत है नहीं। कैटेगरी बी में आता था चैप्टर 5 से लेके 11 तक, उसको 2 बार पढ़ लीजिएगा, और कैटेगरी ए में जो अदर लॉ है उसको 4 बार पढ़ लीजिए और बैठ जाइए। तो चलिए फिर कल तो संडे है, तो कल आपसे मुलाकात नहीं होगी। अभी तक आपके जितने चैप्टर्स हो गए हैं, अभी तक आपका 5 to 11 हो चुका, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और प्रिलिमिनरी 8 चैप्टर हो चुके हैं। अब 3 चैप्टर कंपनी का रहता है और चैप्टर अदर लॉ और एलएलपी। तो हम लोग इस तरीके से अपना रिवीजन कर रहे हैं। चलिए, और मेरे चैनल पे अदर लॉ चल रहा है, उधर देखते रहिए। एक बार अदर लॉ उधर से हो जाए, कंपनी इधर से हो जाए, फिर उधर एक बार क्विक कंपनी करा देंगे, इधर अदर लॉ करा देंगे। इस तरीके से पूरा सिलेबस हम लोग रिवाइज कर पाएंगे। अभी भी इतना समय है कि हम लॉ को 2 बार निपटा सकते हैं। चलिए फिर आपसे कल मुलाकात, मंडे को मुलाकात होगी। तब तक इतने चैप्टर को थोड़ा एक बार रिवाइज करके कंप्लीट कीजिए। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें, पूरा खेल लगने का है। थैंक यू।